अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ये अधिनियम क्या कहता है? इस एक्ट को बताने से मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसका इतिहास क्या था। बाल विवाह पहले 1891 से पहले कोई उम्र नहीं थी शादी करने की। शादी करने की उम्र में किसी की 5 साल में, किसी की 8 साल में, किसी की 9 साल में, और लड़की की उम्र, लड़का 20 साल, 25 साल, 30 साल, 18 साल, कोई मतलब कहीं उम्र डिसाइड था ही नहीं। अब एक घटनाक्रम क्या हुआ, 1890 में एक व्यक्ति जो लगभग 30 वर्ष का था, उसकी शादी एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ करवा दी गई। और उस शादी के बाद में उसने उसके साथ में रेप किया। वो रेप ही कहलाएगा क्योंकि वो पत्नी अब जब वो कुछ समझती नहीं है तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी बच्ची की। और डेथ होने के बाद में जब मामला कानून के रूप में लाया गया तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि ये जो रेप कहलाएगा और इसको सजा मिलेगी। और वो आदमी उसमें बच निकला था। तब विभिन्न प्रकार के संगठनों ने ये मांग करी थी कि भाई कुछ ना कुछ एज डिसाइड हो। तब ये लाया गया था अंग्रेजों के जमाने में कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, यानी उम्र के लिए सहमति जरूरी है। इस एक्ट में ये प्रावधान था कि शादी की जो उम्र है बच्ची की कम से कम 12 वर्ष से पहले नहीं होगी, और वो भी तब जब 12 वर्ष के बाद भी बच्ची कंसेंट देगी, सहमति देगी। तो सबसे पहले जो लिखित में कानून आया था वो था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। उसके बाद में ये चलता रहा। और शारदा एक्ट हरबिलास शारदा जो अजमेर के रहने वाले थे, उन्होंने इस एक्ट का ड्राफ्ट पेश किया था। किसने किया था? हरबिलास शारदा ने। इसलिए इस एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कानून क्या था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, 1929 में, जब उस समय लॉर्ड विलियम बेटिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे और राजा राम मोहन राय ने प्रयास करके ये एक्ट लाया गया। कि इसमें क्या किया, ये एक्ट लागू हुआ था, एक्ट बना था 1929 में और एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। इस एक्ट में शादी की जो उम्र थी वो लड़के की थी 18 वर्ष और लड़की की थी 14 वर्ष। तो शादी की इसमें जो उम्र थी लड़के और लड़की की, वो 18 वर्ष लड़के की थी और 14 वर्ष लड़की की थी। अब ये एक्ट जब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया 2006, तब से लेके यानी 1929 से लेकर के ये कानून अब तक चल रहा था 2006 तक। अब इसमें लड़की और जो शादी की उम्र है वो वापस कम और ज्यादा कब की, इसमें भी 14 जो साल है उसकी जगह फिर 1978 में इसकी उम्र कर दी थी, लड़की की तो कर दी थी 18 वर्ष और लड़के की उम्र कर दी थी 21 वर्ष। अब ये उम्र करी थी कब? 1978 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। सरकार का मतलब मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उस समय इसमें संशोधन करके लड़के की उम्र 28 वर्ष कर दी और लड़के की उम्र 21 वर्ष कर दी और लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी शादी की। ये शारदा एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो 2006 तक चला था। उसमें कुछ छोटे मोटे संविधान संशोधन होते गए थे और कुछ धाराएं इसमें ऐड हो गई। उसके बाद में आया था ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अब इसमें जो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872, पारसी मैरिज एक्ट है 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, हिंदू मैरिज एक्ट है 1955। इन सभी में भी उम्र जो है शादी की 21 वर्ष और 21 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष लड़की की उम्र तय की गई है। तो ये था इसमें आपका इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी एक्ट। ये जो आपके कमेंट्स हैं इसके बारे में जो जानकारी मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आपके जो डाउट्स हैं और वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे अलग से देख के। अब उसके बाद में आया था ये एक्ट महिला और बाल अपराध के संबंध में
के प्रतिषेध अधिनियम महिला और बाल अपराध से संबंध में, ये एक्ट है जो 2006 में आया गया और ये नवंबर 2007 में लागू हुआ। ये लागू कब हुआ था? नवंबर 2007 में ये लागू हुआ था। ये पूरे भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे ये भारत में लागू हुआ था। अब ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि बालक कौन है। बालक की परिभाषा दी गई है 2K, जो धारा है वो 2K में दी गई है। बालक है जो 21 वर्ष से कम उम्र का पुरुष और 18 वर्ष से कम उम्र की जो बालिका है, 18 वर्ष से कम उम्र की जो नारी है या बालिका है, वो बालक कहलाएगा। आप जैसे इस एक्ट के तहत बालक की बात करेंगे तो बालक वो कहलाएगा जो 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का होगा और 18 से कम उम्र की लड़की होगी। वो इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत बालक कहलाएंगे। तो ये बालक की परिभाषा। फिर है बाल विवाह क्या होता है? बाल विवाह होता है जैसे अपन 21 और 18 वर्ष ये डिसाइड कर दी उम्र 21 और 18। अब इनमें से एक भी कोई इस उम्र को क्राइटेरिया नहीं पार नहीं करता है, यानी लड़का 21 से कम हो और लड़की 18 से कम हो, तो वो उनकी शादी हो जाती है। यानी जैसे मान लो पुरुष है वो है 23 साल का और लड़की है 17 साल की, तो वो ये है बाल विवाह कहलाएगा, चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। या लड़का है 20 साल का और लड़की है 18 साल की, तो भी वो बाल विवाह कहलाएगा, क्योंकि लड़के ने वो उम्र प्राप्त नहीं करी है। तो इसलिए बाल विवाह इसकी परिभाषा दी गई है धारा 2B में, या 2B कह सकते हैं, 2B में इसकी परिभाषा दी गई है। और इसको 2K की जगह 2A भी बोल सकते हैं, ये इसकी परिभाषा दी गई है। तो ये कहलाता है बाल विवाह। अब उसके बाद में है यदि कोई बाल विवाह हो जाता है तो वो शून्य किस धारा के तहत घोषित होगा? यानी इस अधिनियम के लागू होने के बाद में कोई भी पक्षकार जो विवाह के समय बालक था के अनुरोध पर उस मामले को, बाल विवाह को शून्य घोषित किया जाता है। आज के अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक कोर्ट ने 2 वर्ष, जब लड़की 2 वर्ष की थी तब उसकी शादी हो गई। अब वो लड़की आज की तारीख में यानी वो 20 साल की हुई। उसने कोर्ट में कहा कि मैं जब नाबालिग थी तो मेरी शादी कर दी गई थी, मैं शादी के बारे में कुछ नहीं समझती थी, मेरा ये जो बाल विवाह है उसको शून्य घोषित किया जाए। तो कोर्ट ने, आज मैंने पेपर में पढ़ा था, उसको कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया, यानी उसको शादी माना ही नहीं। तो वो है बाल विवाह शून्य घोषित हो सकता है धारा 3 के अंतर्गत। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। फिर धारा 3 में जैसे शून्य घोषित कर रहे हैं तो वो कब तक घोषित करवा सकता है? यानी जैसे लड़का 23 साल तक और लड़की 20 साल तक, यानी बालिग होने के 2-2 साल बाद तक। बालिग लड़की कब होती है? 18 की। इसमें इस एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें 21 वर्ष का जब होता वो बालिग हो जाता है, तो ये उसके 2 साल बाद तक ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपने जो बाल विवाह हुआ है उसको शून्य घोषित कराने के लिए। अब जैसे पुलिस कांस्टेबल वाले पिछले जो एग्जाम हुए उसमें आया था कि इसमें विवाह की उम्र क्या है, तो इसमें थी 21 वर्ष और 18 वर्ष। तो अब उसके बाद में यदि बाल विवाह, नारी बालक है और विवाह शून्य होने पर भरण पोषण कौन देगा? इसमें है यदि मान लो बाल विवाह हो जाता है तो और उसके बाद में अलग हो जाते हैं कोर्ट के आदेश से, तो उसमें भरण पोषण कौन देगा? वो देगा जो पुरुष यदि वयस्क है तो, और यदि वो वयस्क नहीं है तो उसके संरक्षक देंगे, माता पिता देंगे। तब तक देंगे जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता। जब तक उस लड़की का पुनर्विवाह नहीं हो जाता तब तक वो उसको ये अपने भरण पोषण भत्ता देते रहेंगे। नेक्स्ट है, अब यदि बालक विवाह से उत्पन्न बालक की कस्टडी और भरण पोषण, जैसे मान लो बाल विवाह हुआ और उसके बाद में उत्पन्न जो बालक की कस्टडी, धारा 5 ये कहती है कि सर्वोत्तम, जहां कोर्ट उस बच्चे का जहां तक सर्वोत्तम हित देखते हुए कहीं न कहीं वहां भेज सकता है, जैसे किसी संस्था के पास भेज सकता है। यदि वो बाल विवाह से उत्पन्न यदि संतान उत्पन्न हो जाती है तो उस संतान को कोर्ट ऐसे जगह भेजेगा जहां पर उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। इस प्रकार ये धारा 5 ये कहती है। अब यदि मान लो कोई मामला आता है धर्मजत्व का, मान लो जब बालक बड़ा होकर के कि भाई वो किसकी संपत्ति में हकदार होगा,
तो यदि है तो बाल विवाह, परंतु वो उसका जब वो उस बालक का जिसके साथ में नाबालिग के साथ जिस पुरुष के साथ शादी हुई है, उत्पन्न बालक उन्हीं की संतान कहलाई जाएगी जिनकी आपस में शादी हुई थी नाबालिग में। अब यदि कोई पुरुष जो वयस्क है और वो नाबालिग लड़की से शादी करता है तो उसको दंड है वो धारा 9 में है। यदि कोई पुरुष है वो वयस्क है और वो शादी नाबालिग लड़की से करता 18 वर्ष से कम उम्र की, तो उसको 2 साल की सजा है और साथ में जुर्माना भी है 1 लाख रुपए तक का। जुर्माना कितना? 1 लाख रुपए तक का, या दोनों हो सकता है, 2 साल की सजा भी और जुर्माना भी। तो इंपॉर्टेंट है, यदि कोई वयस्क पुरुष 21 वर्ष से ऊपर का नाबालिग लड़की से शादी करता है तो उसको 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ऐसा ही मामला यदि कोई बाल विवाह का संचालन करता है, संचालन में क्या है, उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, कोई घराती है, बाराती है, सारे लोग जो ढोल बजाने वाले हैं, जो खाना बनाने वाले हैं, जो पंडित पूजा करवाने वाले हैं, सारे इसमें दंडित हो सकते हैं। यदि ऐसा करवाते हैं तो 2 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो इतनी बड़ी इसमें सजा का प्रावधान है बाल विवाह करवाने वालों को। फिर है, यदि कोई बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है या अनुस्थापित करने का दंड है वो धारा 11 सब में ही सजा है वो 2 साल की है और उसमें जुर्माना 1 लाख रुपए तक का। अब इस बाल विवाह यदि होता तो उसको रुकवाएगा कौन? बाल विवाह रोकने का पावर किसको है? रोकने का पावर है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को है। वो किसकी एप्लीकेशन पे रुकाएगा? मान लो पुलिस थाने को इतला मिली कि आपके थाना क्षेत्र में एक लड़की का बाल विवाह होने जा रहा है। पुलिस वहां पर जाती है और उस लड़की का पता करके उसकी एज के बारे में डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करती है। पुलिस को लगता है कि वो नाबालिग है और उसका शादी होने जा रही है, तो वो उसके पेरेंट्स को पाबंद करती है, कोर्ट में उसके खिलाफ इस्तगासा दायर करते हैं और कोर्ट फिर उसके माता पिता को या उसके जो भी शादी करवा रहा है उनको पाबंद करता है। तो कौन कर सकता है? तो ये करता है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। किसकी एप्लीकेशन पे? बाल विवाह निषेध अधिकारी भी है, आगे पढ़ेंगे अपन, और परिवार और अन्यथा सूचना मिलने पर उसको पाबंद करा सकता है। अब बाल विवाह रोकने हेतु वो एक इंजेक्शन जारी करता है। इंजेक्शन का मतलब है ये वो इंजेक्शन नहीं है जो डॉक्टर देते हैं, ये इंजेक्शन है, एक आदेश जारी करता है और इस इंजेक्शन का यदि वो उल्लंघन करके शादी कर लेता तो वो बाल विवाह शून्य माना जाता है। इसलिए इस प्रकार से ये, तो इसमें जो जितनी भी जो अपराध है वो संज्ञेय है और अजमानती अपराध है। संज्ञेय यानी मैंने आपको बताया था, पुलिस सीधी एफआईआर बिना कोर्ट के आदेश के कर सकती है और सारे के सारे अपराध नॉन बेलेबल है, यानी पुलिस उनको अरेस्ट करके पेश करती है। इस प्रकार से ये बाल विवाह के बारे में। अब इसमें है बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन करता है? ये करता है राज्य सरकार। ये क्वेश्चन भी आता है कि बाल विवाह निषेध अधिकारी कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार, कलेक्टर, जिला, ये अपने जिला और सत्र न्यायालय या केंद्र सरकार? यही आंसर है, राज्य सरकार नियुक्त करती है। किस धारा के तहत करती है? धारा 16 के तहत ये बाल विवाह निषेध अधिकारी कर सकती है। इनके सहायता कुछ सदस्य भी लगाए जाते हैं। अब है कर्तव्य। अब इस बाल विवाह निषेध अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? बाल विवाह को रोकना, इसके उल्लंघन पर साक्ष्य इकट्ठे करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना, ये सीधे न्यायालय में अपनी रिपोर्ट करते हैं। और ये सारे जो अधिकारी इस काम के लिए लगे हुए हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। और इस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम में भी विवाह योग्य जो उम्र है वो 21 से लेकर 18 वर्ष की गई है, 21 लड़के की और 18 वर्ष लड़की की। तो ये था अपना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 नवंबर में जो लागू हुआ था। और आया भाई, आपके समझ में आया क्या? कमेंट से बताएं आप लोग, और इसको एक बार और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और इसका फायदा लें। समझ में आ रहा तो बताइए आप। यदि किसी व्यक्ति के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है
बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, यदि वो स्कूल में गई है तो सबसे पहले उसका जो स्कूल का सर्टिफिकेट होता है उसी को उसका मानते हैं कि वो बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें जो जन्म तिथि लिखी है उसी के आधार पे। यदि वो स्कूल भी नहीं गई है तो उसका, यदि माता पिता के पास में ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो वो माता पिता का रिकॉर्ड लेते हैं, या कहीं हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ हो या कहीं इंद्राज हो वो लेते हैं। यदि वो चीज़ भी नहीं है तो उसको उसका चिकित्सीय परीक्षण कराते हैं, मेडिकल कराते हैं, और मेडिकल के आधार पर उसके उम्र का पता लगाते हैं। मेडिकल जो डॉक्टर हैं वो उसका पता लगाकर बताते हैं कि इसकी उम्र क्या है। इस प्रकार उसकी उम्र का जो डिसाइड है वो किया जाता है। आगे बढ़े। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यानी दहेज का लेना और दहेज का देना अपराध है। आपको पता हो कोई भी जैसे कभी बिल लाया जाता है तो बिल लाने पर यदि कहीं विरोधाभास हो तो विरोधाभास होने पर राज्यसभा या लोकसभा में तो एक संयुक्त सत्र बुला सकता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल जो 108 है उसके तहत वो एक जॉइंट सेशन बुला सकता है। पढ़ा है ये आपने आर्टिकल 108, उसमें एक जॉइंट सेशन बुला सकता है। इसमें ये है जॉइंट सेशन में कि यदि कोई लोकसभा मान लो पारित कर दिया किसी बिल को, राज्यसभा पारित नहीं करे या उसमें कुछ अड़ंगा डाल दे, या राज्यसभा ने पारित कर दिया लोकसभा नहीं करे, तो एक जॉइंट सेशन बुला सकता है राष्ट्रपति। और जो जॉइंट सेशन होता है उसकी अध्यक्षता करता है, कौन करता है बताइए भाई, कमेंट से बताएं आप। जॉइंट सेशन की जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति, या कौन करता है? लोकसभा जो स्पीकर होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। और बुलाता कौन है? इस जॉइंट सेशन को राष्ट्रपति बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब ये जो एक्ट है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी तक केवल इंडिया में सिर्फ 3 बार जॉइंट सेशन बुलाया गया है, ओनली 3 टाइम्स, 3 बार जॉइंट सेशन बुलाया गया। सबसे पहले जो जॉइंट सेशन बुलाया था वो इस एक्ट के लिए बुलाया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए। ये अधिनियम जब लाया गया था, जब अधिनियम कब बनता है, कोई भी बिल अधिनियम कब बनता है? जब लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है और राष्ट्रपति द्वारा यदि स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद में वो एक्ट बन जाता है। जब गजट नोटिफिकेशन सरकार निकालती है तो एक्ट इस तरह बनता है। अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो था इसके लिए एक बिल लाया गया दहेज प्रतिषेध के लिए, तो लोकसभा ने वो बिल पास कर दिया। लोकसभा ने पास कर दिया, उसमें कुछ संशोधन राज्यसभा ने कर दिए। वो संशोधन वापस जो है लोकसभा को स्वीकार नहीं थे, तो उस बिल को लाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के मार्फत जॉइंट सेशन बुलाया था। और इस मामले में जॉइंट सेशन संयुक्त सत्र बुला करके इस एक्ट को पास कराया था। जॉइंट सत्र में चूंकि लोकसभा में बहुमत होता है तो उसके आधार पे वो साधारण बहुमत से पास हो गया था और ये एक्ट बना गया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डोवेरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो ये सबसे पहला यदि संयुक्त सत्र कहीं बुलाया था तो वो ये था 1961। उसके बाद में 1978 में बुलाया था एक इसका बैंक का कोई विनियम अधिनियम था उसके लिए, और 2002 में आतंकवाद निवारण अधिनियम के लिए बुलाया गया था। तो इस प्रकार अब तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सेशन बुलाया गया है, संयुक्त सत्र बुलाया गया। अब जब ये एक्ट पास हो गया था, इस एक्ट में क्या है कि दहेज का लेना और देना, दहेज की डिमांड करना अपराध है। अब धारा इसमें 2 कहती है कि दहेज की परिभाषा क्या है। दहेज क्या होता है? दहेज होता है कि विवाह के एक पक्ष का
दूसरे पक्ष के लिए सामान देना, उपहार देना, भेंट देना, या एक पक्ष के सदस्यों के द्वारा दूसरे पक्ष के सदस्यों को जो सामान सूची या उसके नातेदार रिश्तेदारों को दी जाती है वो दहेज कहलाता है। ये दहेज 3 अवस्था हो सकती है इसकी। दहेज शादी से पहले, शादी के समय या शादी के पश्चात। तो ये दहेज एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया सामान, उपहार, मूल्य, सभी ये दहेज कहलाते हैं। ये परीक्षा में अभी कांस्टेबल वाले में पूछा था 3 स्थितियां कौन सी होती है। 3 स्थितियां होती है दहेज का, शादी से पूर्व, शादी के समय और शादी के पश्चात। ये होता है दहेज। इसमें यदि पूर्व जो भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देते हैं, यानी ऐसी कोई कीमती चीज देते हैं या नगद देते हैं, कोई टीवी दी, फ्रिज दी, कूलर दिया, वो इसमें दहेज में शामिल होता है यदि उसने डिमांड करके ऐसा लिया है तो। अब इसमें जो मेहर होती है, मेहर जो मुस्लिम लॉ में आती है, वो मेहर इसमें शामिल नहीं है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में। तो दहेज की परिभाषा किसमें है? दहेज की परिभाषा है धारा 2 में। दहेज क्या है? शादी के पहले, शादी के समय या शादी के बाद दिया गया सामान, उपहार एक पक्ष से दूसरे पक्ष को, वो दहेज कहलाता है। संपत्ति या कोई भी मूल्यवान चीज, प्रतिभूति, वो दहेज कहलाती है। ये था दहेज की परिभाषा। उसके बाद ये 3 स्थिति होती है दहेज का, विवाह पूर्व, समय और बाद में। दहेज लेना और देना अपराध है। किस धारा के तहत अपराध है? वो है धारा 3 के तहत। दहेज यदि कोई व्यक्ति लेगा या देगा, वो अपराध है धारा 3 के तहत, और उसमें सजा है 5 साल और जुर्माना। ये तो है दहेज लेने और देने पे। सबसे ज्यादा जो मुकदमे दर्ज होते हैं वो होते हैं दहेज मांगना। दहेज मांगने वाली धारा में, धारा जो 4 है, वो उसमें सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं। यानी दहेज मांगना भी अपराध है। यानी दहेज मांगना अपराध है। यदि कोई व्यक्ति दहेज की डिमांड करता है तो उसको 2 वर्ष तक की सजा का इसमें प्रावधान दिया गया है। तो दहेज मांगना और दहेज देना, दहेज लेना और देना दोनों, वो भी अपराध है। इसके अलावा धारा जो 4 है, 3 में तो आ गया दहेज का लेना और देना, यानी इसमें लेन देन कंप्लीट हो जाता है। और धारा 4 में है मांगना, यानी वही अपराध है, मांग भी नहीं सकता, इसलिए मांगना भी इसमें अपराध है, वो है धारा 4 में। अब है कि प्रलोभन देकर विज्ञापन, मतलब कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति के ये प्रलोभन देता है कि मेरी बच्ची विकलांग है, उसकी मैं शादी करने के लिए आपको मेरी जमीन का आधा भाग आपको दे दूंगा, आप यदि मेरी बच्ची से शादी करते हो तो। इस प्रकार का विज्ञापन देना अपराध है। वो है धारा 4A में, या 4K बोल सकते हैं इसको। इसमें अपराध है ये अपनी विवाह के लिए अपनी संपत्ति, घर, बिजनेस का विज्ञापन न्यूज़पेपर में, जर्नल में या अन्य किसी मामले में देना ही इसमें अपराध है। इसमें जुर्माना कितना है? 5 साल की सजा या जुर्माना या दोनों है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का विज्ञापन देता है कि मेरी बच्ची की मैं शादी इस टाइप से कर दूंगा और इसका प्रलोभन दे दूंगा। दहेज पर पूछा है भूपेंद्र भारद्वाज ने, सर दहेज पर कोई केस दर्ज हुआ है क्या अब तक? बहुत सारे केस हुए हैं। सबसे ज्यादा जो थानों में मामले आते हैं वो धारा 4 के आते हैं, दहेज की मांग करना और उसके लिए प्रताड़ित करना, तो इसमें है। और इसके अलावा प्रलोभन देना भी अपराध है। और यदि इस प्रकार दहेज लेन देन का करार भी धारा 5 में शून्य हो जाता है। कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त यदि वो कोई व्यक्ति धारण करता है तो वो उस स्त्री को वापस वो दहेज का सामान जो है वो दिया जाएगा स्त्री को, अन्यथा दंडनीय है। फिर धारा 7 है न्यायालय द्वारा संज्ञान, यानी फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो सुनवाई करेगा इसकी, और पुलिस रिपोर्ट पर या कोई पीड़ित जो व्यक्ति है वो उसकी रिपोर्ट या एनजीओ के माध्यम से कर सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो धारा है 4 के बाद में वो है 8B। 8B क्या कहती है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होगी,
यानी दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त करती है दहेज प्रतिषेध अधिकारी। अब इस दहेज प्रतिषेध अधिकारी का काम क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी है वो ध्यान रखता है कि कहीं दहेज का लेन देन नहीं हो रहा है, कहीं डिमांड नहीं हो रही, इस प्रकार की वो ध्यान रखेगा। और इसके साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी गवर्नमेंट लगाती है, जिसके आधार पे, यानी 8B है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। फिर इससे संबंधित जो धाराएं हैं वो क्या क्या है? वो धाराएं हैं 498A IPC, यानी किसी स्त्री के पति या नातेदार द्वारा क्रूरटी की जाती है, उसके साथ क्रूरता की जाती है, तो उसकी सजा का प्रावधान है। इसमें दहेज प्रताड़ना भी शामिल है, सजा है 3 साल। अब क्रूरता क्या है? क्रूरता उसको फिजिकल टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना, शब्दों से टॉर्चर करना, उसके साथ में जिससे उसका अंग स्वास्थ्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, या दहेज की मांग करके प्रताड़ित करना, वो क्रूरटी है। यानी जैसे कोई धारा 4(7) में है तो उसके साथ धारा 498A लगेगी। ये लगती है शादीशुदा औरत का उसके पति या उसके रिश्तेदार द्वारा प्रताड़ित करना। वो फिजिकली टॉर्चर हो सकता है, वो मेंटली टॉर्चर हो सकता है, वो दहेज के लिए टॉर्चर हो सकता है, तो उसमें धारा लगेगी 498A। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है 498A। फिर है 304B दहेज हत्या। ये आया था अभी पुलिस कांस्टेबल वाली में, दहेज हत्या किस धारा में है? दहेज हत्या है 304B में। 304B क्या है? यदि कोई शादीशुदा औरत 7 साल के भीतर उसकी डेथ हो जाती है सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में, या वो सुसाइड कर लेती है, तो वो उसे दहेज हत्या कहा जाएगा। और उसके मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग के लिए उसको प्रताड़ित किया गया है, या उसके साथ क्रूरटी की गई है, क्रूरता की गई है, जो अपन ने अभी पीछे पढ़ा था क्रूरता क्या होती है, तो वो दहेज हत्या कहलाएगी। दहेज हत्या की जो परिभाषा है वो है 304B में है। 304B में दहेज हत्या, और दहेज हत्या में जो सजा है वो है 7 साल से लेकर के अधिकतम LI का मतलब है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास। तो ये समझ लो दहेज हत्या में बड़ी सजा है वो है आजीवन कारावास तक इसमें हो सकता है। अब इसमें है कि 113A, ये था अपना IPC, मैंने आपको बताया था इंडियन पेनल कोड, वो है एक्ट और इसमें फर्क है IPC में। तो ये था IPC 304B। ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कोई विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या की जाती 7 साल के भीतर, तो वो आत्महत्या उसके दुष्प्रेरण करने से हुई ऐसा माना जाएगा, ऐसा कोड तय करेगा 113A में कहता है। फिर है 113B। 113B है यदि किसी व्यक्ति ने दहेज हत्या की है, तो ये पाया गया कि हत्या से तुरंत पहले मान लो उसको परेशान किया गया जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई है, तो वो कोर्ट ये प्रिजम्पशन करेगा, ये उपधारणा करेगा कि उसकी ये हत्या है वो दहेज हत्या है, वो है यानी 113B। ये 304B से जुड़ी हुई धारा है। ये 304B तो है IPC, और ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 113B। ये दोनों ही दहेज हत्या से जुड़ी हुई धाराएं हैं। 306 क्या है? 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना। ये IPC है, इंडियन पेनल कोड है, इसमें दहेज हत्या के लिए मतलब दुष्प्रेरण करना, उसकी सजा है 10 साल। दहेज हत्या के लिए 306 IPC है, उसकी सजा है 10 साल। अब आता है कि दहेज लेना और देना, मैंने बताया था कि धारा 3 में अपराध है, दहेज की मांग करना धारा 4 में अपराध है। और विवाह के समय उपहार की सूची बनाएगा, मतलब जो भी उपहार देंगे उसकी सूची बनाएगा, वो है मैंडेटरी। एक सूची बना लेगा, ये सामान दिया जा रहा है, वो भी बिना मांग के, और उस पर वर पक्ष और वधु पक्ष के हस्ताक्षर होंगे, ये मैंडेटरी है। और दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति है वो राज्य सरकार करती है। अब कमेंट से बताइए कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा के तहत होती है? फटाफट बताएं आप कमेंट से। कमेंट से बताइए भाई, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसमें होती है? अभी बताया था धारा 8B
धारा 8B दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्ति होती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8B के तहत है वो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है, धारा 8B के अंतर्गत। अब इसमें एक कमेंट्स आ रहा है, धारा और अनुच्छेद में क्या फर्क है? ये जो कोड होते हैं, आईपीसी है, एक्ट है, इनकी तो होती है धाराएं, सैंक्शन, और जो अपना संविधान है, संविधान की जो वर्णन किया गया है उसमें संविधान वाला अनुच्छेद है। जैसा कि बताया था कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 मूल अधिकार जो बताए थे वो है अनुच्छेद, और ये जो बाकी एक्ट और जो आईपीसी सीआरपीसी है इसकी होती है धाराएं। तो ये फर्क है आर्टिकल और सेक्शन में, धाराओं में ये फर्क आया। और ये 8B के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है। समझ में आ रहा है क्या भाई आपके? अब जैसे इसमें विज्ञापन देना भी अपराध है, कोई कहता है कि मेरी अंधी लड़की है, मैं शादी कर लूंगा, आधी संपत्ति दे दूंगा, वो धारा 4A का अपराध कर रहा है। और स्त्री धन क्या होता है? आपने इसमें शब्द आता है, विवाह के समय वधू को दिए गए उपहार और जेवर, और इसमें होता वो स्त्री धन, और उपहार कहते हैं जो लड़के को दिया जाता है, पति रिश्तेदार, वो होता है उपहार। तो स्त्री धन जो स्त्री को, लेडीज को दिया जाता है वो सारा, और जो लड़के को दिया जाता है वो होता है उपहार। तो ये भी एक शब्द, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, इसलिए ध्यान रखें उपहार और स्त्री धन में ये फर्क है। स्त्री धन लड़की को दिया जाने वाला और उपहार लड़के को दिया जाने वाला सामान।